हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। 11th क्लास बिजनेस स्टडी फर्स्ट चैप्टर मेरा ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट सेकंड से है, जो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम आज देखेंगे। और दोनों लैंग्वेज में है। ये सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है कि आप हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने इसको तैयार कर रखा है। तो आप किसी भी भाषा से बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो, आप इस वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को या इस चैप्टर को और आने वाले सभी चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चैप्टर क्योंकि पूरी यूनिट जो है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय संगठन के रूप। तो हम इन व्यवसाय संगठन के रूप देखेंगे कि हम बिजनेस किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बेसिकली बिजनेस को जो एक आर्थिक क्रिया है उसको हमने 5 हिस्सों में बांट रखा है। तो इन 5 तरीके से हम बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को चला सकते हैं या बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। नाम से ही पता चलता है सोल या एकल, मतलब कि एक व्यक्ति इस व्यवसाय को चलाता है, बिजनेस को चलाता है, तो उस व्यवसाय को कहा जाता है प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो एग्जांपल हैं वो आपको अपने आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई भी किराना शॉप, जितने भी इस टाइप की जितनी शॉप्स होती हैं वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप में ही चलती हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हम कर सकते हैं वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जहाँ पर पूरा एक परिवार, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय इसको कहते हैं, पूरा परिवार मिलकर क्या करता है, बिजनेस को चलाता है। तो उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं होता। जो भी ऑनरशिप राइट होती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, सब किसकी होती है, जो एक जॉइंट हिंदू फैमिली है उसकी होती है। नेक्स्ट आता है तीसरा जो टाइप है जिसमें हम व्यवसाय कर सकते हैं वो है पार्टनरशिप, साझेदारी कहा जाता है। तो आपने इस वर्ड को बहुत समय सुना होगा। तो यहाँ पर एक या एक तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक होगा तो वो एकल स्वामित्व हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो व्यवसाय करेंगे, तो दो या दो से अधिक, ठीक है, दो भी हो सकता है। तो ऐसे किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम पार्टनरशिप कहते हैं। और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर होना चाहिए, नहीं तो इनमें भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी दो या दो से अधिक ही मिलेंगे। बट अलग अलग एक्ट के अंदर हमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो पार्टनरशिप में हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अपनी जो फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है, इसके साथ एक वर्ड लगा होता है फॉर्म, तो इस फॉर्म को मुझे रजिस्टर कराना पड़ता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। और रजिस्ट्रेशन भी वॉलेंट्री है, ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी ही आपको कराना है। तो जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे, जब देखेंगे इसको। नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनको सहकारी समिति कहते हैं। जो खुद कुछ लोग मिलकर उसको स्टार्ट करते हैं, इसको भी डीपली हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किन से, होलसेलर से, रिटेलर, जो भी मीडिएटर होते हैं, गुड्स जहाँ बनती है और गुड्स जहाँ कंज्यूम होती है, उनके बीच में जो भी मीडिएटर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो एक तरीके से हमारा शोषण करते हैं। तो उस शोषण से बचने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं अलग अलग तरीके की। तो वो देखेंगे किस किस प्रकार की होती है। और लास्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हम कंपनी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो इसको संयुक्त पूंजी कंपनी भी कहा जाता है। तो आप देखोगे रिलायंस की कंपनी है, टाटा की कंपनी से हैं, तो सब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंतर्गत आती हैं। तो बड़े बड़े सारे बिजनेस लगभग लगभग जॉइंट स्टॉक कंपनीज में आपको मिलेंगे। जो एग्जांपल्स हैं इनके आपको छोटे मोटे एग्जांपल मिल जाएंगे। पार्टनरशिप में ज़्यादातर सीए की फर्म्स होती हैं या जो लॉयर्स होते हैं उनकी फर्म्स होती हैं। ज़्यादातर अभी पार्टनरशिप में ये हैं, बहुत एग्जांपल आपको कम मिलेंगे दूसरे टाइप के। या तो आप देखोगे तो कंपनी मिलेंगी या सोल प्रोप्राइटर मिलेंगे, बीच की चीज़ें कम मिलेंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आजकल बहुत हो गई हैं, तो ये आपको ज़रूर ईजिली अवेलेबल एग्जांपल इनके मिल जाएंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बहुत रेयर ही मिलता है, पर मिलता है, मिल जाता है। तो अब एक एक करके इनको हम स्टडी करेंगे। आज की जो ये वीडियो है इसका जो पूरा मेन फोकस है वो पहले पार्ट पर है इसका, जिसको हमने क्या कहा है, सोल प्रोप्राइटर। तो देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए,
मैंने आपको बताया था आपके आसपास जो भी शॉप्स वगैरह होती हैं वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जांपल हैं। अब वो चाहे इस टाइप की हों, किसी भी टाइप की हों, ठीक है। तो वो सारी जो शॉप्स हैं या वो जो ऐसे बिजनेसेस हैं वो सोल प्रोप्राइटर, छोटी मोटी फैक्ट्रीज़ भी आती हैं इसमें, सिर्फ दुकानें ही नहीं आती। यहाँ पर ये है कि सिंगल ओनर होता है और वो ही सारी चीज़ों को खुद मैनेज करता है, तो उसको कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो sole proprietorship referred to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all the profit and bearer of all risk. तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति, जो उसका एकल स्वामित्व है, मतलब कि जो अकेला वो व्यक्ति है जो उस बिज़नेस को चला रहा है, वही उसको मालिक है, वही उसको मैनेज करता है, प्रबंध करता है, और सारा नियंत्रण भी उसके हाथ में है। मतलब कि सारे डिसीजन मेकिंग जो पावर है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो भी एक इंडिविजुअल में ही होती है, जो क्योंकि वो सारे काम खुद करता है, पैसा भी उसका खुद का लगता है, तो इसलिए अगर कोई भी प्रॉफिट वो कमाएगा तो सारा उसी को मिलेगा। हाँ, अगर कभी रिस्क होता है लॉस का तो वो भी उसी में डिवाइड होगा। द वर्ड सोल इम्प्लाई ओनली एंड द प्रोप्राइटर रेफर टू ओनर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ओनली ओनर। तो ऐसा कोई भी व्यवसाय जिसमें एक व्यक्ति ही उसका ओनर हो, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। हैंस ए सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ ए बिजनेस। तो मेरे हिसाब से आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो विशेषता जो सबसे पहली है वो है इसको बनाना, मतलब इसको शुरू करना, और अगर कभी ऐसा हो कि इसको बंद करना पड़े तो क्लोजर कैसे होगा। तो निर्माण और समापन तो देखेंगे तो हम हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। अब आप लोग अपने आसपास देखते हो कि इनको जो है कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी होती, बहुत आसानी से व्यवसाय को खोल लेते हैं। आप देखते हो दुकान आपके यहाँ खुल जाती है, और कभी कभी वो नहीं भी चलती तो वो बंद कर कर दूसरी दुकान भी बन जाती है वहाँ। इसका मतलब पुराने वाला बिजनेसमैन तो चला गया छोड़कर। तो इनको बनाना, मतलब इनको फॉर्म करना और इनको क्लोज करने के लिए कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। कुछ केसेस में लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जैसे लिक्विड सोप वगैरह, उन चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। नॉर्मली ये बिना बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के हम इन दुकानों को ओपन कर सकते हैं। जीएसटी नंबर ज़रूर चाहिएगा, क्योंकि अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं और उसको भी उस पर फाइल करने में भी छूट है वहाँ पर, तो कोई ख़ास इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती अगर इसको शुरू करना है और कभी इसको बंद करना पड़े तो भी। तो इसलिए कहा गया है कि अगर ये पॉइंट आपको हर एक में मिलेंगे, ऐसे जितने भी ये अब ये हम पॉइंट आएंगे, ये आपको जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे सब में मिलेंगे। तो फॉर्मेशन और क्लोज़र में अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि उसको बनाना भी आसान है, एज वेल एज उसको बंद करना भी उतना ही आसान है। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है। अगला ये पॉइंट भी आपको हर एक में मिलेगा जितनी भी फॉर्म हम पढ़ेंगे। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि भाई जब मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं अगर बिज़नेस में लॉस सफ़र करूँ और मैंने जिनसे उधार ले रखा है और मेरा बिज़नेस इस पोजीशन में नहीं है कि वो सारा उधार खुद चुका सके, तो वो कहलाती है हमारी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में यहाँ आप दो ही शब्द पढ़ोगे, एक यहाँ पर लिखा हुआ है जो इसमें होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व, और दूसरा वर्ड मिलेगा आपको इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी दो ही टाइप की होती है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। तो सोलो प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड नहीं होती। तो अब अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अनलिमिटेड का मतलब है कि दिस इम्प्लाई दैट द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट इन केस द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द डेप्ट। मतलब मेरे पास अगर मेरे बिजनेस में इतना पैसा नहीं है, एसेट का मतलब है जहाँ से मुझे पैसा मिलेगा, तो अगर मेरे बिजनेस में इतना पैसा नहीं है कि वो मेरी सारी डेप्ट को चुका सके, तो फिर ऑनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, मैंने एग्जांपल भी आपके सामने लिखा है कि उनका जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बिक जाएगी,
पेमेंट करने के लिए, या तो मेरे पास पैसा हो, और नहीं पैसा होगा तो मुझे अपने घर बार जो भी मेरे पास है उसको बेचकर भी मुझे अपने डेप्ट को पेमेंट करना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि जब तक पूरा डेप्ट पे नहीं होता आपको उसको अपने जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है उनको बेचकर भी चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसी होती है? अनलिमिटेड। थर्ड पर आते हैं, ये मैं आपको अभी वहाँ पढ़ा ही रहा था जब मीनिंग पढ़ रहे थे। सोल का मतलब अकेला, बियरर ऑफ रिस्क और प्रॉफिट भी वही से जो है शेयर करता है। तो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करे तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसको भी मैं अकेला ही बियर करूँगा, और कंपनी अगर क्राइसिस में है और उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है तो लॉस भी मुझे अकेले को ही सहने पड़ेंगे। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि अकेला ही व्यक्ति है वो जो उस व्यवसाय को चला रहा है। तो अगर लॉस होने के चांसेस हैं, क्राइसिस में जा रहा है बिजनेस, तो वो भी मुझे अकेले को ही बॉन्ड करना पड़ेगा। हाँ, ये भी है कि अगर बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो प्रोप्राइटर इंजॉय करता है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी ग्रोथ हो रही है वो उसकी वजह से ही हो रही है, तो वो उसमें भी उतना ही शेयर करता है। तो यह शेयर का मतलब है लेता है उस प्रॉफिट को भी। तो अकेला व्यक्ति है जिसको प्रॉफिट को भी खुद ही लेना पड़ेगा, सारा किसी में बांटना नहीं है। ऐसे ही रिस्क भी अकेला ही सहना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मेरा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। तो आपने पढ़ा है इसमें अकेला है जिसके पास वो उस बिज़नेस को नियंत्रण करने की चाबी है। वो पासवर्ड सिर्फ मुझे ही पता है जिसके थ्रू बिज़नेस चलेगा। तो डिसीजन जो लेने हैं वो मुझे अकेले को लेने हैं। डिसीजन में मुझे किसी को भागीदार नहीं बनाना, किसी के साथ बैठकर काम नहीं करना, या उसकी सहमति की ज़रूरत नहीं है। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्यूटली विद द सोल प्रोप्राइटर। सब मेरे पास है, निर्णय लेने की पूरी क्षमता मेरे पास है। तो इससे निर्णय जल्दी भी होते हैं, देखिए क्विक हो जाती है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपको किसी से पूछना नहीं है। ठीक है, तो आप अगर बिजनेस में कोई व्यवसाय में कोई अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी का मतलब कोई अवसर आया है, तो आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि दूसरा पहले मुझे परमिशन देगा जब मैं उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊं। नहीं, मैं उस अवसर का, क्योंकि डिसीजन मुझे लेना है, तो मैं साथ के साथ डिसीजन ले सकता हूं कि मुझे वो काम करना है या नहीं करना। तो ये दरवाज़ा खोलने की जो चाबी है वो सिर्फ मुझे ही पता है, किसी और के पास वो नहीं है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर जगह मिलेगा, नो सेपरेट एंटिटी। बाकियों में मिलेगा आपको, कई चीज़ों में अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। बिजनेस जब ही है जब ओनर है, तो ओनर है तो बिजनेस है, और बिजनेस इसलिए है क्योंकि ओनर है। ये ओनर का अटैचमेंट बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, ओनर के साथ ही बिजनेस की एग्जिस्टेंस है। अगर ओनर नहीं है किसी भी कारणवश तो बिजनेस भी नहीं है। तो इन द आइस ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटर में डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन द सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस को चलाने वाला है और बिजनेस, वो दोनों एक ही माने गए हैं। तो उन दोनों को कानून की नज़रों में अलग नहीं माना गया है। बाकी में मिलेगा आपको कि उनकी अपनी अलग एंटिटी होगी, पर यहाँ नहीं है। एज बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उनकी अपनी अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है। नेक्स्ट फीचर जो आपको फिर बहुत जगह मिलेगा वो है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी। बिजनेस कॉन्टीन्यूटी की लैक करता है। क्यों करता है आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अभी हमने देखा पीछे कि बिजनेस कब तक है, जब तक उसका ओनर है। अगर ओनर नहीं है तो बिजनेस भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो बिजनेस को कंट्रोल जो किया जाता है वो एक आदमी के द्वारा किया जाता है, हम जानते हैं, वो उसका ओनर होता है। कैसी भी कोई कंडीशन हो जाए, उस व्यक्ति की डेथ हो जाए, वो टेक्निकली माइंड से साउंड ना रहे डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, जेल उसको हो जाए, उसको फिज़िकल कोई भी किसी भी टाइप की कोई चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, या वो इस कंडीशन में ना रहे कि वो अपने बिजनेस को खुद बैठ कर रन कर सके, उसका दिवालिया निकल जाए, बैंकरप्सी हो जाए उसकी। तो इन सब केसेस में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर जो है
अगर नहीं होता तो वो बिजनेस जो है वो क्लोज होने की कंडीशन तक पहुंच जाता है। तो विल हैव ए डायरेक्ट एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द बिजनेस एंड मे इवन कोज क्लोजर ऑफ द बिजनेस। मुझे व्यवसाय को बंद भी करना पड़ सकता है। रीज़न यही है क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है, अगर वो ही सही नहीं है या वो जीवित नहीं है या वो माइंड से साउंड नहीं रहा, जेल हो गई, कोई भी कारण हो, तो फिर बिजनेस चलाएगा कौन। तो इस वजह से बिजनेस जो है वो, ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा, कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूटी जिसको हम निरंतरता कहते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस में निरंतरता की कमी है। रीज़न है सोल प्रोपराइटर के अकेले उस बिजनेस को चलाने से। तो ये इसके कुछ क्या कहते हैं फीचर्स थे। आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, एक हमने अभी पढ़ लिया, दूसरा मेरिट है, और इसके बाद हम लिमिटेशन पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़नी है और एग्ज़ाम में ये पूछी जाती हैं। तो अब हम इसके सेकंड टॉपिक पर आते हैं, मेरिट्स पर। मेरिट वहीं से फीचर्स में से ली गई हैं, पर मेरिट हमेशा जो होती हैं वो पॉजिटिव कैरेक्टर की होती हैं। मतलब यहाँ आप जो भी बताओगे वो अच्छाइयाँ बताओगे। पूछते हैं ना भाई किसी इंसान की अच्छाइयाँ बताओ, तो ये वो मेरिट्स हैं, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आप बता रहे हो। फीचर्स जो होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो वो एक लिमिटेशन है, वो उसका मेरिट नहीं है। मेरिट है कि उसको बनाना आसान है, ठीक है। जैसे ये आपके सामने आया कि क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है। आपने देखा है कि बिज़नेस में जितने भी डिसीजन लेने हैं वो किसको लेने हैं, सोल प्रोपराइटर को। तो वो बिज़नेस में डिसीजन बहुत जल्दी ले सकता है, उसको समय नहीं लगता, क्योंकि उसको सारा काम खुद ही देखना है, खुद ही डिसीजन लेना है कि भाई मैं यहाँ से, मेरे पास रिस्क है कि मैं नीचे भी गिर सकता हूँ, और मेरे पास ये भी रिस्क है कि मैं ऊपर जाकर उस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठा सकता हूँ। तो क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति हूँ तो ये डिसीजन मुझे ही लेना है कि मुझे क्या करना है। तो इसीलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। तो ए सोल प्रोपराइटर एंजॉय कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन। उसके पास इतनी फ्रीडम होती है कि वो अपने डिसीजन खुद जल्दी से ले सकता है, इसलिए डिसीजन प्रॉम्प्ट होते हैं, शीघ्र होते हैं, और किसी भी व्यवसाय में जो अपॉर्चुनिटी होती है उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, पहली मेरिट। दूसरी है कि सीक्रेसी रहती है। आपने देखा कि मेरे तक ही सीमित है हर चीज़, तो मैंने हर चीज़ को एक तरीके से अपने हिसाब से उसको लॉक कर रखा है। जब मैं चाहूँगा तो शेयर होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो भी सर्च करना है वो मेरे तक सीमित है, कोई और उसको देख नहीं सकता। जो भी बिज़नेस में सेटिंग वगैरह करनी है बिज़नेस को चलाने से संबंधित, वो खुद करनी है। तो हर चीज़ें जो हैं मेरे तक सीमित हैं। तो जब तक मैं अलाउ नहीं करूँगा, कोई भी जो बिज़नेस का इम्पोर्टेंट डाटा है वो लीक नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंशियलिटी है इन्फॉर्मेशन की, वो सोल प्रोपराइटर में ही मिलेगी। तो सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एनेबल द प्रोपराइटर टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन कॉन्फिडेंशियल एंड मेंटेन सीक्रेसी। तो वो बना सकता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे चलते हैं। अब आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। देखिए जब मैं अच्छे काम करूँगा, देखिए ये पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात की जा रही है। तो अगर मेरा बिजनेस सही दिशा में जा रहा है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर जा रहा है, मेरे डिसीजंस ठीक बैठ रहे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, और वो प्रॉफिट जो है वो मेरे तक आएगा, और मुझे उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना, उसकी शेयरिंग नहीं है। तो मैं जो भी खींच रहा हूँ वो डायरेक्ट मुझे ही मिलता है। तो मेरी मेहनत का नतीजा प्रॉफिट के रूप में मेरे पास आता है, और जिसको मुझे किसी के साथ भी डिवाइड नहीं करना। तो ए सोल प्रोपराइटर डायरेक्टली रीप द बेनिफिट ऑफ हिज एंड हर एफर्ट एज ही और शी इज़ द सोल प्रोपराइटर ऑफ ऑल द प्रॉफिट। तो सारा पैसा उसी को मिलेगा। रेसिपिएंट क्या है सारा प्रॉफिट की, वो अकेला ही व्यक्ति है, कोई और उस पैसे को शेयर नहीं करेगा। तो ये फ़ायदा है। अब जब सारा पैसा मैं खुद ही लूँगा और मुझे ये दिखेगा कि भाई मैंने अच्छा काम किया है, तो मुझे आत्म संतुष्टि मिलती है। मैं अपने आप को जो रेटिंग देता हूँ वो सबसे टॉप देता हूँ कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो जो भी रिज़ल्ट निकल रहा है अगर वो पॉजिटिव है, मेन चीज़ क्या है आपको समझना क्या है कि अगर बिज़नेस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो एनीथिंग विच आई एम गेटिंग फ्रॉम द बिजनेस इज
बिकॉज ऑफ मी। तो अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसका सारा क्रेडिट जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा, मैं किसी के साथ भी उसको शेयर नहीं करूँगा। तो देयर इज़ ए पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। अपने लिए काम करने में खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है अगर हम प्रॉपर वे में काम कर पा रहे हैं। इट ब्रिंग इंडिविजुअल ए सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन हिज हर एबिलिटी। तो मुझे अपनी खुद की जो योग्यता होती है उसमें भी कॉन्फिडेंस आता है। आप जब पढ़ाई करते हो और आपके मार्क्स आते हैं तो देखिए मेन क्रेडिट आपका ही होता है। अगर आपने 95% मार्क्स लिए हैं तो इसका मेन क्रेडिट आपको जाता है। तो आपको उपलब्धि अपने आप को फील होगी, ऑब्वियसली है, आपके पेरेंट्स को भी होगी, आप जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे थे उनको भी होगी, ठीक है, पर वो आपके ऊपर प्राउड करेंगे और आपको खुद को अपने ऊपर गर्व होगा। तो वो उपलब्धि जो 95% की आप अचीव कर पाते हो अगर अपनी 12th क्लास के अंदर, तो वो उसके जो मेन कंट्रीब्यूटर हो वो आप खुद ही हो। तो आपको अपनी एबिलिटी पर विश्वास होता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सेम बात किसी बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर में होती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन और क्लोज़र बहुत आसान है उसको बनाना, बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब हम लिमिटेशन पर चलते हैं जो इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा है। तो सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि इनके पास साधन सीमित हैं। भाई ऑब्वियसली ये सोल प्रोप्राइटर जितना पैसा लगा रहा है एक तो वो पैसा है उसके पास, अब वो या तो खुद की सेविंग में से ला रहा होगा या कहीं से लोन ले रहा होगा, इतना ही पैसा उसके पास आ सकता है। तो साधन क्या है, मेरे पास सीमित हैं। आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपने देखा है कि रिसोर्सेज क्या हैं, स्क्रैच हैं, सीमित हैं, तो उनको मुझे बहुत सोच समझ कर यूज़ करना होता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या सोल प्रोप्राइटर में आती है वो रिसोर्सेज की कमी की आती है। दिमाग में तो बहुत अच्छे अच्छे आइडिया हैं कि व्यवसाय को, जो मैं एक छोटी सी दुकान खोल कर बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा शोरूम खोलूँ और एक नहीं कई सारे खोलूँ, बट पैसा कहाँ से लाऊं। तो इसलिए मेजर रीज़न जो होता है वो रिसोर्सेज की कमी होती है, जिसकी वजह से ऐसे जितने भी व्यवसाय होते हैं वो अपना साइज बढ़ाने में बड़ा मुश्किल आती है उनको बड़ी मुश्किल से वो अपने साइज को बढ़ा पाते हैं। तो इसलिए नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर में जो बिज़नेस किए जाते हैं वो स्मॉल लेवल पर किए जाते हैं। बड़े लेवल पर जब बिज़नेस जाते हैं तो वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहीं पार्टनरशिप हो जाती है, कहीं कंपनी बन जाती है, कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है इनके पास रिसोर्सेज की कमी की होती है। लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न, ये भी हम पढ़ चुके हैं जब हमने कॉन्टीन्यूटी वाला पॉइंट पढ़ा था, क्योंकि बिजनेस अकेला एक ही द्वारा चलाया जा रहा है, एक इंसान के द्वारा चलाया जा रहा है। तो डेथ हो, इंसैनिटी हो, इम्प्रिजमेंट हो, फिजिकल एलमेंट हो या बैंकरप्सी हो, हर केस के अंदर बिजनेस जो है क्लोज की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी कारण हो, मेरा दिवालिया निकल गया हो, मेरे पास पैसे ही ना बचे हों, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो, हर केस के अंदर मेरा बिजनेस जो है वो जब तक बंद रहेगा, जब तक मैं या तो प्रॉपर वे में काम करने लायक ना बन जाऊं, और अगर मेरी डेथ हो गई है या मैं मेंटली फिट नहीं रहा हूं, ठीक है, या जेल हो गई है, तो इन सब केसेस में मुझे उस व्यवसाय को बंद भी करना पड़ सकता है। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। नेक्स्ट आया कि लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब आपने देखा है कि सारे काम मैं खुद करता हूँ, तो मैं हर काम में परफेक्ट कैसे हो सकता हूँ, ठीक है। मैं ही जो है देखूंगा कि परचेज कहाँ से करनी है, मैं ही ये देखूंगा कि सेल कहाँ कर सकता हूँ मैं चीज़ों को, मैं ही ये देखूंगा कि बिजनेस में पैसा कहाँ से आए, कहाँ लगाऊं, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। तो हर काम के अंदर मैं परफेक्ट नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कभी भी सारे काम खुद परफेक्टली, देखो करना बहुत आसान है पर परफेक्टली करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो मैं हर काम में परफेक्ट हूँ ये ज़रूरी नहीं है। देखते हो आप प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो वो सारे सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम सेकेंडरी की तरफ चलते हैं तो हम पाते हैं कि स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। मैथ वाले सर मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस वाले सर साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वही सारे सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा देते? क्या साइंस वाला हिंदी नहीं पढ़ा सकता, इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते? तो वो पढ़ा सकते हैं, बट स्पेशलिटी नहीं आती। मैं उस काम में परफेक्ट नहीं हूँ। अब मैं अगर अकाउंट्स और बिजनेस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम कॉमर्स के टीचर हैं,
तो हम मैथ हो सकता है पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी भी पढ़ा सकते हैं, बट हम उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है, क्योंकि हमें जो वर्क असाइन किया गया है वो कॉमर्स पढ़ाने का किया गया है। तो क्या हुआ, आप जो जिस चीज़ में स्पेशल था, कंपनी वगैरह उनमें पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पर्टिकुलर व्यक्ति को अपॉइंट कर देती है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो उस काम को कर पाते हैं। यहाँ इनके पास इतना पैसा ही नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी इनके पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, तो हर एक काम के लिए स्पेशलिस्ट लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, सारे डिसीजन इन्हें खुद लेने होते हैं और हर काम में खुद परफेक्ट नहीं होंगे, तो इसलिए इनकी एबिलिटी जो होती है मैनेजमेंट करने की वो लिमिटेड होती है। ये भी पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनका लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, मतलब कि उनको पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी जो बिजनेस पर उधार है उसको चुकाना पड़ेगा। तो इसी के साथ जो है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का ये जो पार्ट था ये यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में 3 ही चीज़ें पढ़नी थी, फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन, ये तीनों हमने पढ़ ली, और आशा करता हूँ कि आप इसको दोनों भाषाओं में, क्योंकि देखो मैंने दोनों भाषा में लिखा हुआ है, तो आप उनको दोनों भाषाओं में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो की जो पीडीएफ है ये पीपीटी की, ये भी मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। आप वहाँ से इस मैटर को भी अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।